हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज करा, आज उस कड़ी में हम लोग हिस्ट्री सेक्शन से दो शॉर्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उपनिवेशी शोषण का माध्यम बनाया, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। दोस्तों, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग 80 से 90 शब्दों में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और टेलीग्राम आईडी से आप जुड़ जाइए, जहां पर आपको पीडीएफ मिलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं अपना प्रथम क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, इस प्रश्न को शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका भूमिका। पहले आप यहाँ एक चीज समझ लीजिए कि आजाद हिंद फौज की स्थापना ना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, लेकिन असली दिशा और मजबूती किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। क्योंकि आप देखेंगे 1943 में जब इसका उन्होंने नेतृत्व संभाला तो इसको बड़े पैमाने पर संगठित किया, प्रेरित किया और इसे सक्रिय कर भारत की स्वतंत्रता के लिए इसको निर्णायक भूमिका में लाने का काम किया। आप समझ गए कि आजाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसको मजबूती देने का काम किया था। अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में आज़ाद हिंद फौज ने अहम भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी यह सेना भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रबल करने में सफल रही। अब देखिए, आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रकार से सैन्य मोर्चा खोला और उन्होंने भारतीय सैनिकों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। और आप देखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक प्रकार से सशस्त्र संघर्ष का इन्होंने रूप देने का काम किया और इस प्रकार से अंग्रेजों को एक प्रकार से इन्होंने नींव हिला देने का काम किया। अब हम लोग इसकी मुख्य बिंदुओं को देखेंगे कि कैसे यह स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उस संदर्भ में इसके मुख्य बिंदुओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, अर्थात पहले हम लोग लिखेंगे कि इसकी मुख्य बिंदुओं को निम्न संदर्भों में समझ सकते हैं। उसके बाद हम पहला पॉइंट लिखेंगे, आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दिल्ली चलो का नारा दिया, जिससे भारतीयों में देशभक्ति की भावना प्रबल हुई। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने जब दिल्ली चलो का नारा दिया तो इससे क्या हुआ? इससे देशवासियों के अंदर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए एक प्रकार से ना इमोशन पैदा हुआ, अर्थात वह अंदर से मोटिवेट हुए, प्रेरित हुए। इससे कहीं ना कहीं आम भारतीयों में देशभक्ति की भावना जो है वो प्रकाष्ठा पर पहुंच गई और अंग्रेजों के प्रति जो असंतोष था वो कहीं ना कहीं आम भारतीयों के अंदर इस तरीके से मतलब बैठ गया कि वह भारत को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूके। नेक्स्ट पॉइंट, आजाद हिंद फौज के प्रयासों और उसके सैनिकों पर चले मुकदमों से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा और भारतीय सेना में विद्रोह की भावना पैदा हुई। अब आप इसको ऐसे समझिए, 1945 में जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर अंग्रेजों ने जब मुकदमा चलाया लाल किला पे, तो देखेंगे पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया। इससे क्या हुआ? इससे ब्रिटिश सेना में भी असंतोष फैलने लगा। और आप इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, नौसेना विद्रोह जो 1946 में हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेताजी की प्रेरक भाषण शैली ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जो भाषण था उसमें जो जोशीलापन था, आप देखेंगे लाखों करोड़ों भारतीय मतलब लाखों भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का उन्होंने काम किया। उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा युवाओं को संघर्ष करने के लिए, जान की बाजी लगा देने के लिए एक प्रकार से अंदर से उन्हें मोटिवेट किया, उनको प्रेरित करने का काम किया। अब फिर इसकी एक सीमा बताएंगे, मतलब इसकी सीमाएं क्या रही आज़ाद हिंद फौज की। तो चलिए देखते हैं उस सीमा भी। आप लिखेंगे कि यद्यपि सीमित संसाधन तथा जापान और जर्मनी की हार के कारण आज़ाद हिंद फौज को आवश्यक सैन्य सहायता नहीं मिली, जिससे यह लंबे समय तक संघर्ष
नहीं कर पाई। अब देखिए आज़ाद हिंद फौज को जब जापान और जर्मनी से समर्थन तो मिला, लेकिन आप देखेंगे पर्याप्त रूप से जितना सैन्य संसाधन और हथियार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और इसका परिणाम यह हुआ कि यह लंबे समय तक लड़ाई नहीं कर पाए। और इसका एक रीजन यह भी था कि जापान जब हारने लगा ना, तो फिर इस आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और फिर आप इसका एक बेस्ट निष्कर्ष देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष में क्या बताएंगे। आज़ाद हिंद फौज भले ही युद्ध में सफल नहीं हुई, लेकिन इसने आज़ादी की चिंगारी को ज्वाला बना दिया और भारतीय सेना में विद्रोह की भावना भरी और ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। आप ऐसे देखिए, भले ही यह युद्ध में आज़ाद हिंद फौज सफल नहीं हुआ, लेकिन भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को जो जो प्रज्वलित करने का काम किया, वह कहीं ना कहीं भारतीय को आज़ाद करने में अपनी महती भूमिका के रूप में निभाने का मतलब कार्य किया। और जिस तरीके से इन्होंने आम भारतीयों में एक मतलब अपने देश के प्रति भाव मतलब पैदा कर दिया, वह कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने का काम किया और आने वाले समय भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। दोस्तों आपका यह शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उपनिवेशी शोषण का माध्यम बनाया। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ क्या थी। जब इसको समझेंगे तब आप आंसर मतलब एक तरह से खुद से भी लिखने के लिए मतलब योग्य हो जाएंगे, अर्थात आप लिख लेंगे। तो देखिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ क्या थी। देखिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ ना भारत को एक कच्चा माल सप्लाई करने वाला उपनिवेश और तैयार माल खरीदने वाला बाजार बनाने के लिए बनाई गई थी। आप समझ गए, मतलब शॉर्ट में इनकी नीति। और अब एक चीज़ और समझिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को इन्होंने कमजोर कर उपनिवेशी बाजार में क्यों तब्दील कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश जो नीति थी कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करना था, क्योंकि यहाँ से उनको कच्चे माल सस्ते में मिल जाता था और ब्रिटिश तैयार माल को आप देखेंगे भारतीय बाजार में महंगे दामों पर बेचा गया और इससे कहीं ना कहीं भारतीय उद्योग और कुटीर उद्योग एक प्रकार से नष्ट हो गए और भारत सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह गया। तो इसी संदर्भ में हम लोग इस आंसर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं भूमिका। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को कमजोर कर उसे ब्रिटिश क्या बोलते हैं उसे उपनिवेशी बाजार में बदलने के लिए एक प्रकार से बनाई गई थी। कहने का अर्थ है कि जो ब्रिटिश नीतियां थी भारत को उपनिवेशी बाजार में तब्दील करने के लिए ही बनाई गई थी और हमने समझा दिया कि कैसे। अब चलिए हम लोग इसकी मुख्य बिंदुओं को देखेंगे कि कैसे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेशी शोषण का माध्यम बना दिया। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक मतलब पॉइंट होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेंगे कि इसकी मुख्य बिंदुओं को निम्न रूपों में आप देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग पॉइंट देंगे। देखिए क्या बताएंगे। कृषि पर प्रभाव। अब इसमें क्या बताएंगे, देखिए भारी कर और जबरन नकदी फसलों की खेती ने किसानों को गरीबी में धकेल दिया। अब देखिए कैसे गरीबी में धकेल दिया। अंग्रेजों ने एक प्रकार से बड़े पैमाने पर लगान अर्थात कर बढ़ा दिया। किसानों को खाद्यान्न की जगह कहा कि आप नकदी फसल करो, जैसे नील एग्जाम्पल के लिए चंपारण में जो मतलब तिनकठिया जो मतलब विद्रोह हुआ था। लेकिन जब आप देखेंगे उनके फसलें नहीं बिकती थी, किसानों को उचित दाम नहीं मिलते थे, तो वह कर्जदार होते गए, गरीब होते गए और एक प्रकार से वह उनकी जो स्थिति थी काफी मतलब खराब हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, हस्तशिल्प उद्योग का विनाश। आप देखिए इसमें क्या बताएंगे। ब्रिटिश वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया गया। अब देखिए अंग्रेजों ने भारत में बने कपड़ों और जो अन्य वस्तुओं होता था, मतलब भारत में जो कपड़ा बनता था और जो अन्य वस्तुएं होती थी उन पे भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय कुटीर उद्योग नष्ट हो गया। और दूसरी तरफ आप क्या देखेंगे कि ब्रिटिश कपड़ा जो वहाँ मिलों में बनती थी, तो ऑटोमेटिक जो मिल में बड़े पैमाने पर बनेगा तो वह सस्ता होगा और सस्ते कपड़े भारत में आयात किए गए और यहाँ पे बेचने का उसको काम किया गया, जिससे यहाँ के जो बुनकर लोग थे बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, व्यापारिक शोषण। अब देखिए भारत से कच्चा माल सस्ते में लिया गया और महंगे तैयार माल को यहाँ पे बेचा गया। अब देखिए ब्रिटिश सरकार ने भारत से आप देखेंगे कपास हो गया, जूट हो गया, मसाले हो गया, कच्चे माल जो भी हो उसको सस्ते में लिया और आप देखेंगे उसको इंग्लैंड के फैक्ट्री में ले जाकर क्या करते थे लोग, उसी को माल तैयार करके भारत में उसी को फिर लाते थे और यहाँ पे महंगे दामों पे बेचते थे। इससे क्या हुआ, इससे भारतीय व्यापारियों और जो यहाँ छोटे छोटे उद्योग थे उनको बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, रेलवे और आधुनिक सुविधाएं। अब देखिए
इन्हें भारतीयों के हित में नहीं बल्कि अंग्रेजों के व्यापार को आसान बनाने के लिए विकसित किया गया था। आप कभी इस मतलब क्या बोलते हैं, ये मत सोचिएगा कि रेलवे और आधुनिक सुविधाओं का विकास अंग्रेजों ने हम लोगों के लिए किया था, बल्कि उन लोगों ने अपने हितों के लिए किया था। कैसे? तो देखिए, जब उन्होंने डाक टेलीग्राफ जैसी सेवाएं बनाई तो कहीं ना कहीं अपने व्यापार और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया था। आप देखेंगे जब रेलवे का इन्होंने मतलब विकास किया तो कहीं ना कहीं कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाना इनकी नीति थी, ब्रिटिश माल को गांव तक पहुंचाने के लिए इनकी पॉलिसी थी। इसीलिए उन्होंने इसका विकास किया, न कि भारत के विकास के लिए। हाँ ठीक है कि अप्रत्यक्ष रूप से आम भारतीयों को इसका फायदा हुआ, लेकिन उनकी मंशा थी कि भारत को एक प्रकार से शोषण करके और खुद को मतलब एक प्रकार से मजबूत बनाने की। और फिर आप लिखेंगे कि कुल मिलाकर आप पे ब्रिटिश नीतियां भारत की स्वदेशी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर उपनिवेशी शोषण का माध्यम बनी। अब देखिए, पहली बात कि उन्होंने स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यापार को तो काफी हद तक बर्बाद कर दिया। आप देखेंगे पहले जहां भारत आत्मनिर्भर था, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश कंपनियां मतलब ब्रिटिश शासन यहाँ मजबूत होता गया, वैसे वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी मतलब जो भी होता था, चाहे आम लोग जो जैसे भी रोजगार करते थे उनका सब कुछ खत्म हो गया और अंग्रेज यहाँ पे मतलब बड़े पैमाने पर शोषण का कार्य करने लगे। फिर आप इसका एक बेस्ट निष्कर्ष देने का प्रयास करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि निष्कर्षतः आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उसे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया, जिससे भारत लंबे समय तक आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार बना रहा है। आप देखेंगे कि भारत को मतलब उनको कब्जा करने के पीछे क्या उद्देश्य था, उनकी आर्थिक नीति क्या थी कि भारत को एक उपनिवेश बनाए रखना था, ना कि भारत को कभी भी वो नहीं चाहे कि भारत आत्मनिर्भर बने। आप देखेंगे भारत को एक कृषि प्रधान देश और कच्चा सप्लाई करने वाला देश के रूप में उन्होंने तब्दील कर दिया था। और भारत क्या हुआ कि भारत विकास की जगह पे क्या किया, उनकी गुलामी के आर्थिक चक्र में फंस गया। और आप देखेंगे कि इस तरह से कैसे ब्रिटिश जो आर्थिक नीति थी भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके एक गरीब और शोषित उपनिवेश में तब्दील कर दिया। दोस्तों, हमने इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर काफी अच्छे से करने का प्रयास किया। आप इसको एक बार देखने कर समझने का प्रयास करिएगा और एज इट इज अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो आप लिखने का प्रयास करिएगा, आपका नंबर बहुत अच्छा मतलब मिलेगा। और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।